Now last example I discussed was on coordination number 6. अभी मैं आपसे एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेता हूँ, NiCN6 positive positive. Nickel again, the electronic configuration was 4s2 3d8, and for nickel plus plus it will be 4s0 3d8. -3d8 4s0 4p 4d. अब यहां पे यदि देखें तो दिस इज 3d8, दिस इज 4s0 4p again 0 and 4d 0. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया Cn, तो Cn क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा सकता है, पर यदि पेयरिंग करवाई भी तो 2 d ऑर्बिटल तो खाली नहीं होने वाले, तो चूंकि 2 d ऑर्बिटल खाली नहीं होने वाले इसलिए पेयरिंग अगेन नहीं होगी. तो उस केस पे आपस में हाइब्रिडाइज हो जाएगा, एक S 3P और 2D, और हाइब्रिडाइजेशन अगेन विल बी sp3d2. सब एक एक लोन पेयर का डोनेशन हो जाएगा साइनाइड के द्वारा. तो हमने ये देखा कि निकिल जब हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है बेयरिंग 2 पॉजिटिव चार्जेस, तो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आए चाहे वीक फील्ड लिगेंड आए, इट इज फॉर्मिंग आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहा है या फिर D2 sp3 D2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल रहा है, sp3 D2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल रहा है. और यहाँ पे म्यू बराबर हो जाएगा √8 और ये पैरामैग्नेटिक होगा और ये पैरामैग्नेटिक होगा. नाउ नोट इट डाउन. नाउ यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे 4 पॉजिटिव चार्ज, नो सॉरी 4 पॉजिटिव चार्ज नहीं बल्कि नहीं तो निकिल के ऑक्सीडेशन स्टेट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 4 नेगेटिव लगा. नाउ ऐसा लिखेंगे फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 3d1 है, तो 3d1 होने का मतलब हुआ एक इलेक्ट्रॉन 4s0 4p3 4d. चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आए और चाहे वीक फील्ड लिगेंड आए, पेयरिंग होने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि अब एक ही है तो काय की पेयरिंग. यदि 3d2 है उस केस में भी पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि आपको D2 sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए 2 d ऑर्बिटल खाली चाहिए. तो आपके पास चूंकि पहले से ही ऑर्बिटल खाली है तो आपको पेयरिंग कराने की जरूरत नहीं है. यदि 3d3 है तो उस केस में भी चूंकि पहले से ही 2 d ऑर्बिटल खाली है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे ज्यादा D2 sp3 टाइप हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है. यदि 3d4 है तो उस केस में 4 इलेक्ट्रॉन
एक इलेक्ट्रॉन इधर से उछल के इधर चला जाएगा और ये 2d खाली हो जाएंगे, पर दो ये अनपेयर्ड के अनपेयर्ड बने रहेंगे, क्योंकि इनकी पेयरिंग करवाने से कोई एडिशनल फायदा नहीं मिल रहा है। नुकसान जरूर होगा कि यहाँ पर पेयरिंग अप होने के कारण सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, तो हम सिर्फ एक पेयरिंग करवाएंगे, एक से ज्यादा पेयरिंग नहीं करवाएंगे। इसके बाद आता है 3d5। 3d5 में दो खाली चाहिए, तो ये वाला इधर ले आओ, ये वाला इधर ले जाओ, ये दो खाली हो जाएंगे, तब भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका जो है वो √3 हो जाएगा। इसके बाद यदि आप 3d6 लो, तो 3d6 लेने पे डी यू बना दिया 6, 1 2 3 4 5 6। अब यदि आपने पेयरिंग करवाई तो एक इधर, और ये वाली जो जगह खाली होगी, सॉरी, ये वाला आ जाएगा इधर और ये वाला आ जाएगा इधर, तो दो ये फिर भी खाली हो जाएगा। ये डायामैग्नेटिक होगा, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और ये वाला इधर पहुंच जाएगा, तो ये दो अनपेयर्ड हो गए। इसके बाद 3d7, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक पेयरिंग यदि आपने करवा भी दी इधर से इधर तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दो d ऑर्बिटल खाली नहीं हो सकते। इसका मतलब यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो आपको चाहिए हाइब्रिडाइजेशन या तो d2sp3 या sp3d2, क्योंकि दो d ऑर्बिटल आप खाली नहीं कर सकते हो, इसलिए फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर sp3d2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ही देखने को मिलेगा। इसके बाद 3d8 आ जाएगा, उसमें भी सेम सिचुएशन बनेगी। यहां भी पेयरिंग नहीं होगी। 3d9 में भी पेयरिंग नहीं होगी, और 3d10 में भी क्योंकि पहले ही से सब कुछ पेयर्ड अप है, तो फर्दर पेयरिंग होने का तो कोई चांस नहीं है। अब आप एक ये जितने भी मैंने एग्जांपल आपको बताए हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बताए, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड की उपस्थिति में तो वैसे भी पेयरिंग नहीं होगी, अनलेस एंड अनटिल कुछ एक्सेप्शन ना आ जाए तो। बट नॉर्मली देयर इज नो पेयरिंग इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। आई गिव यू वन एक्सेप्शन ऑफ प्लेटिनम एंड पैलेडियम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, जहां पे बनता था, वो एक अलग चीज है, बट यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पर यदि वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो पेयरिंग नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में भी हरदम जरूरी नहीं है कि पेयरिंग हो ही जाए, ऐसा कतई जरूरी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में हरदम पेयरिंग होती हो। So this is all about this theory, valence bond theory. Now we'll begin with a new theory called as CFT, crystal field ligand theory. Crystal field ligand theory, VBT ये assume करती थी कि the bond is formed, a sigma bond is formed between ligand and central metal atom, that is a type of covalent bond. जबकि क्रिस्टल फील्ड लिगेंड थ्योरी जो है वो एज्यूम करती है कि बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम द बॉन्ड्स आर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। वो बॉन्ड जो होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर में होते हैं। वहां पे कुछ संबंध लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच ऐसे होते हैं जैसे कि क्रिस्टल्स में आयंस अरेंज होते हैं एक दूसरे के पास, मतलब पॉजिटिव आयन को सराउंड करता है नेगेटिव चार्ज आयंस और एक डेफिनेट स्पेस में जगह एक्वायर करता है। उसी प्रकार क्रिस्टल फील्ड लिगेंड थ्योरी में भी यही कंसेप्ट लिया गया है, जहां पर कि उन्होंने पॉइंट चार्जेस मान लिया है सेंट्रल मेटल एटम को और लिगेंड्स को। लिगेंड्स आर नॉर्मली डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम। सो सेंट्रल मेटल एटम को हम पॉइंट चार्ज मान लेते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज मान लिया जैसे, और उनको जो लिगेंड्स होते हैं उनको नेगेटिव चार्ज मान लिया। तो द बॉन्ड फॉर्म्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड लिगेंड थ्योरी। सो यू कैन राइट दैट the theory assumes that the bond between central metal atom and ligands are electrostatic in nature, Here the CMA and ligands
are supposed as point charges which have their own electric fields and it affects each other, and it affects each other. देखो क्या होता है कि एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, उसका भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो लिगेंड्स है उसका भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों के फील्ड परस्पर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, दोनों के फील्ड एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। बोथ फील्ड मतलब लिगेंड का भी फील्ड और सेंट्रल मेटल एटम का भी फील्ड, दोनों के फील्ड होंगे और दोनों फील्ड्स एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे। पर अफेक्ट ज्यादा हरदम जो है वो लिगेंड्स का होता है, एंड द रीजन फॉर दैट इज लिगेंड्स की संख्या जो है जनरली ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम। तो ओवरऑल चार्जेस जो रहेंगे वो लिगेंड्स के ऊपर ज्यादा हो जाएंगे व्हेन कंपेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम। देयरफॉर द अफेक्ट ऑफ द लिगेंड ऑन द सेंट्रल मेटल एटम इज मोर, हाउएवर बोथ अफेक्ट ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बट द अफेक्ट ऑफ लिगेंड इज मोर। एंड मैंने आपको दो टाइप के लिगेंड्स बताए, एक वीक फील्ड लिगेंड बताया, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बताया। ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ तो इट विल हैव मोर अफेक्ट ऑन सेंट्रल मेटल एटम देन द वीक फील्ड लिगेंड। अफेक्ट दोनों ही करेंगे, अफेक्ट दोनों ही करेंगे, परंतु जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा वो ज्यादा अफेक्ट करेगा व्हेन कंपेयर्ड टू द वीक फील्ड लिगेंड। सो यू कैन राइट दिस, both central metal atom and ligands affects each other, both CMA and ligands affects each other, however the combined effect of ligands is greater than effect of central metal atom, effect of central metal atom लिखना। स्ट्रॉन्ग ligand is supposed to have, strong field ligand is supposed to have more effect than weak field ligand. Now see how the effect actually occurs. I will give you an example of that. जैसे कि मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए एक एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेंट्रल मेटल एटम है और यहां से लिगेंड उसको अफेक्ट करते हैं। इस तरीके से देखिए अब क्या होता है कि ये सेंट्रल मेटल एटम को जब लिगेंड्स अप्रोच करेंगे तो इसके डी ऑर्बिटल को अफेक्ट करेंगे। किस तरीके से समझना, डी शेल जो होता है उसमें दो टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, एक होते हैं एक्सियल और एक होते हैं नॉन एक्सियल। जैसे डी सबशेल के यदि मैं ऑर्बिटल ले लूं तो एक का नाम होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
एक होता है डी जेड स्क्वायर, एक होता है डी एक्स वाई, एक डी वाई जेड और एक डी एक्स जेड। यदि इनके शेप देखने की कोशिश करूं तो ये शेप हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, ये हो जाएगा डी जेड स्क्वायर, और ये डी एक्स वाई, और ये डी सॉरी एक्स जी एक्स जेड और ये डी वाई जेड, ये 5 ऑर्बिटल्स। यदि आप इसको एक्स एक्सिस को वाई मान लो तो इन एक्सिस के बीच में एक्स वाई पड़ता है। इसको एक्स एक्सिस मान लिया, वाई एक्सिस हो गया, तो इनके बीच में, इन एक्सिस के बीच में कहीं पे ये ऑर्बिटल यूं रहता है डी एक्स वाई। इसी प्रकार डी एक्स जेड भी और डी वाई जेड भी। तो जो एकदम एक्सिस पे पड़ रहे हैं वो है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, और डी जेड स्क्वायर जेड एक्सिस पे एक्सियल ऑर्बिटल्स, और नाम हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। और नॉन एक्सियल नाम हो जाएगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। नाउ जब लिगेंड अप्रोच करता है तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन यहां पे दिख रहा है मेरे को, और ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। sp3d2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल। इसका मतलब लिगेंड किस किस पोजीशन से अप्रोच कर रहा है? लिगेंड या तो z एक्सिस से आ रहा है, या x से आ रहा है, और या फिर y से आ रहा है। यदि यहां पर मैं इसको x एक्सिस मान लूं, इसको y मान लूं, तो ये क्या हो जाएगी? z एक्सिस हो जाएगी। तो ये हो गया z एक्सिस, ये हो गया x और ये हो गया y। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो ऑर्बिटल अफेक्ट होंगे वो कौन से होंगे? वो होंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एवं एंड डी जेड स्क्वायर। तो क्योंकि लिगैंड इन ऑर्बिटल्स के अगेंस्ट में अप्रोच डायरेक्टली कर रहा है इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जबकि डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड के डायरेक्टली अपोजिशन में लिगैंड नहीं आ रहा है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो ऑर्बिटल ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं वो है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। जो कम अफेक्ट हो रहे हैं वो है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। जब इनके फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो एनर्जीज ऑर्बिटल की बढ़ने लग जाएंगी। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर चूंकि डायरेक्ट अपोजिशन में आ रहा है, इसलिए उसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी रिपल्शन का,
जबकि बाकी तीन की एनर्जी उतनी नहीं बढ़ेगी। तो डी ऑर्बिटल जो होता है वो डीजेनरेट होता है, मतलब उसकी एनर्जी जो होती है डी सबशेल जो होता है वो डीजेनरेट होता है। नॉर्मली सभी 5 डी ऑर्बिटल की एनर्जीज बराबर होती है, बट इस एग्जाम्पल में जब हम यहां पे बात करेंगे, जब 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं तो क्या होगा, उनकी एनर्जीज बराबर नहीं रह जाएंगी। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी और डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड की एनर्जी कम हो जाएगी। इस तरीके से डी ऑर्बिटल 2 एनर्जी में स्प्लिट हो जाएगा। So this is called as splitting of this subshell which occurs in presence of ligand. अब सोचो, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी और जब वीक फील्ड लिगेंड आएगा तो स्प्लिटिंग कम होगी। इसके बाद में आगे की चीज मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके आधार पर बताता हूं, तब तक आप इसको नोट करें।